गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज और उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग हो सकता है घर पे आप लोगों ने और प्रैक्टिस फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आप कम से कम 2-3 प्रैक्टिस तो कर ही लेना, क्योंकि ये टॉपिक अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब अपने लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। इनकी नीड हमें पूरे केमिस्ट्री में किसी न किसी तरह से होती रहेगी। तो आज अपना अगला केस हम लेना चाहेंगे, अगला टॉपिक लेना चाहेंगे ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। इसको थोड़ा सा मैंने लाइव क्लास में डिस्कस भी किया था, लेकिन आज मैं आपको वीडियो के फॉर्मेट में भेजना चाह रहा हूँ, देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला देखो लिमिटेशंस क्या है कि अगर कोई हाइड्रोजन का कंपाउंड है, सपोज कर लीजिए, नाम ही है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की जो लिमिट है उससे रिलेटेड हमें कुछ कंसेप्ट, कुछ एग्जांपल लेना है। हाइड्रोजन के जितने भी एग्जांपल्स बनेंगे तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग से मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होगा, ना कि ऑक्टेट। अगर यहीं पर मैं H2 की ही बात कर लूँ तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पर H और H सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में जो हमारे पास कंडीशन दिख रही है, देखा जाए ये डुप्लेट की दिख रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये अपना एक लिमिटेशंस है हाइड्रोजन का। इसके आगे देखा जाए अगला लिमिटेशंस क्या है, जैसे बेरिलियम है, बोरान है, एल्युमिनियम है, ये सब ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बेरिलियम आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन से इसको शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे, जिसमें क्लोरीन का ऑक्टेट इधर पूरा हो जाएगा और दूसरा देखा जाए क्लोरीन इधर इनके साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन बेरिलियम के आउटर सेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम के पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हमारा कंपाउंड बनता है और स्टेबल है। ऐसे ही बोरान की भी बात अगर हम लोग करें, बोरान भी फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। बोरान के भी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयरिंग से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीट नहीं होगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का भी नाम देते हैं। एल्युमिनियम का एग्जाम्पल हमने लिया है। अब एल्युमिनियम में भी सेम सिचुएशन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में और 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ शेयरिंग से मिल जाएंगे। ये कंडीशन देखो इसमें बनेगी। तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन केस आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, फिर भी देखा जाए इनमें ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे और स्टेबल रहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके सामने जो हैं, इससे आगे भी कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपके समझ में आए होंगे। इसके आगे जैसे अगर थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक PCl5, SF6, IF7। अब इन सब में देखा जाए, जैसे अगर फास्फोरस की ही हम लोग बात करें तो फास्फोरस के आउटर सेल में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के साथ इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। इस तरह से देखिए ये क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, दूसरा क्लोरीन अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें इसके साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करा दें तो ये क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, तीसरा क्लोरीन देखा जाए इसके साथ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करा दें, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ पर देखो शेयरिंग करा दे रहे हैं, इसका ऑक्टेट पूरा, और एक क्लोरीन और बचा है उसको देखो इसके साथ हम जोड़ देंगे तो ये इसका इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। लेकिन फास्फोरस की अगर हम बात करें,
फास्फोरस के आउटर सेल में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो रहा है, फिर भी PCl5 बनेगा और एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी आउटर सेल में बनेगी तो वो एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड्स के बाद का मेंबर होगा। मतलब जैसे फास्फोरस 3rd पीरियड का है, सल्फ़र भी 3rd का है, आयोडीन देखा जाए 4th पीरियड का है। ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका पीरियड सेकेंड से हाई है, सेकेंड से ज़्यादा है, तो वही एलिमेंट अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन की बनती है। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल अपना फेल होता है। ऐसे सल्फ़र में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन देखो इसको फ्लोरीन के साथ शेयरिंग से मिल जाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 आप लोग, या एक सिंपल सा लाइन स्ट्रक्चर है, आप इलेक्ट्रॉन डॉट आप लोग खुद बना सकते हो, प्रैक्टिस भी करना इसका। तो ये सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग से मिल जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर इसके पास 12 आएगा। आयोडीन में भी वही केस हम लेके चलेंगे, 7 फ्लोरीन इसके साथ देखो एडजस्ट होंगे। और अभी तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। आगे हम इसके 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो इस तरह से आगे मैं इसके शेप की तरफ पे जाऊंगा। इसका कौन सा शेप ऑप्ट करेगा उसकी बातें होंगी, लेकिन अभी आप स्ट्रक्चर लुईस डॉट सिंबल की तरफ ही, लुईस स्ट्रक्चर की तरफ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयरिंग से मिल जाएंगे। इस वजह से देखा जाए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में बनेंगे, फिर भी मॉलिक्यूल बनता है और एग्जिस्ट करता है। अगले केस में आना चाहूँगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। देखिए काफ़ी ऐसे जिनॉन के कंपाउंड अवेलेबल हैं या क्रिप्टन के अवेलेबल हैं। ये सब ज़्यादातर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनते हैं, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। ज़्यादातर हमारे इनर्ट गैसेस भी हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीनों रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते क्योंकि इनकी साइज़ बहुत स्मॉल है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन के बाद देखा जाए क्रिप्टन और जिनॉन तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इसके लिए देखा जाए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोडक्ट ये उसी एलिमेंट के साथ बनाएगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी। ज़्यादातर ये सिचुएशन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनती है। तो आप देखो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर जिनॉन कंपाउंड का दे रखा है और क्रिप्टन कंपाउंड का भी है, जो कि नोबल गैस होने के बाद भी कंपाउंड बना रहे हैं। ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट ही है कि जितने नोबल गैसेस हैं वो केमिकली इनर्ट हैं, और बाकी जो एलिमेंट कह सकते हो कि जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑप्ट करके या ऑप्ट करना चाहते हैं और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग या नोबल गैस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं। तो उस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जिनॉन के भी कंपाउंड अवेलेबल हैं या क्रिप्टन के अवेलेबल हैं, इसलिए भी हमारे ऑक्टेट रूल का एक तरह से फेलियर है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जैसा अभी आपको पहले से ही पता है कि एनो है, जैसा कि इसको मैंने लाइव क्लास में भी आपके सामने डिस्कस किया था कि एनो के आउटर सेल में, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। नाइट्रोजन के आउटर सेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ऐसे NO2 के केस में भी वही डिस्कस मैंने किया था कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में वही हम 5 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और एक ऑक्सीजन तो देखा जाए इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और दूसरा ऑक्सीजन देखा जाए डेटिव बॉन्ड के थ्रू इसके साथ कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तब भी नाइट्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं होता। तो ऐसे केस में, जैसे इस केस में देखा जिसका स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि N डबल बॉन्ड हो और एक चाहे तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ही आउटर सेल में हो रहे हैं। और वही कंडीशन यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा और डेटिव बॉन्ड से इस ऑक्सीजन से जुड़ा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन देखा जाए यहाँ पर, ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला है वो यहाँ पर हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो दोनों केस में नाइट्रोजन के पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन हैं
इसीलिए इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। इसके आगे देखो कुछ बॉन्ड पैरामीटर की तरफ आना चाहूँगा। ये तो हमारे पास ऑक्टेट रूल के जो कह सकते हैं एक्सेप्शन सिचुएशन थी या फेलियर पॉइंट थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम आगे आना चाहेंगे बॉन्ड पैरामीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हमें कैरेक्टराइज्ड करना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हमें यानी कह सकते हो कि डिस्कस करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसी के बेसिस पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हैं। उनका नेचर, उनकी ब्रेकिंग, उनका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन, काफ़ी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। इसी को हम बॉन्ड पैरामीटर का नाम देते हैं। अपने बुक में इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। एंथैल्पी वर्ड पता है कि ये न्यू टर्म, एडवांस टर्म है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन एंथैल्पी और एनर्जी दोनों चीज़ें सेम हैं। बस इसको लिए मैंने आप लोगों को यही समझाया था पहले भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी भी एनर्जी का कैलकुलेशन अगर कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाएगा तो उसके लिए हम लोग एंथैल्पी वर्ड यूज़ करते हैं। देखा जाए बॉन्ड एंथैल्पी की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस कर सकते हैं। नाम से ही क्लियर है, बॉन्ड एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ सेम काइंड सो एज टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम इन द गैसियस स्टेट। मतलब क्या रहा, अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का सेम टाइप का 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी की नीड होगी, उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का नाम देंगे। इसी को हम रिवर्स भी कह सकते हैं। जैसे कोई भी सेम काइंड या पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड 1 मोल बनने में, जब कभी भी बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एनर्जी लिबरेट होगी। तो 1 मोल बॉन्ड बनने में जो एनर्जी लिबरेट होगी, यानी लिबरेटेड एनर्जी का जो कह सकते हो कि वैल्यू आएगी, वो भी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के इक्वल आएगी, या हम उसको भी यही कहेंगे। मतलब बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज़ होनी है और बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस डेफिनेशन को हमने बॉन्ड ब्रेकिंग के बेसिस पे ले रखा है। इसको आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन के बेसिस पर भी डिस्कस कर सकते हो। तो बॉन्ड एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब जैसे हो सकता है कि हम सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ले लें या डबल बॉन्ड ले लें या ट्रिपल बॉन्ड ले लें, लेकिन वो सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए। और 1 मोल पर्टिकुलर बॉन्ड बनने में जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी, उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी का नाम देंगे। और मॉलिक्यूल को यानी कह सकते हो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमारा जो एटम अलग हो रहा है वो गैसियस फेज में सेपरेट होना चाहिए। अब इसके देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिस पर हमारी बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है। हम थोड़ा फैक्टर की बात करेंगे। ये सब भी अपने लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कवर करने के हिसाब से बड़े अच्छे टर्म हैं, थोड़ा हम इनकी बात करना चाहेंगे। यहाँ पर देखा जाए जैसे साइज़ ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, जो बॉन्ड बन रहा है उसमें जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी साइज़ क्या है। जैसे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर है तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने में 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। और इसी के साथ ClCl क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड जो बना है, ये भी अगर 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करना है तो 237 किलो जूल पर मोल एनर्जी अपने को सप्लाई करनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को देखते से ही इतना तो आप क्लियर हो गए होंगे कि स्मॉल साइज़ का एटम जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, हाई एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। और अगर लार्ज साइज़ वाला एटम सेम टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस केस में कम एनर्जी से ही वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब वीकर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके अगले केस में देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड की बात करना चाहूँगा। अब आपको पता है देखो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 348 किलो जूल पर मोल, डबल बॉन्ड है 619 किलो जूल पर मोल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लेके चल रहे हैं तो 836 किलो जूल पर मोल। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 मोल अगर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना है या 1 मोल डबल बॉन्ड ब्रेक करना है या 1 मोल सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है,
डबल में उससे कम और सिंगल में सबसे कम। मीन्स कहने का पर्पज़ ये रहा मेरा कि जैसे जैसे बॉन्ड कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट ये भी हमारे सामने है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं यहाँ पर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 348 किलो जूल पर मोल इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में चाहिए अपने को। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस दोनों के पास एक एक लोन पेयर आ गए, मतलब 2 लोन पेयर हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 163 किलो जूल पर मोल आ रही है। ऑक्सीजन में देखो ओ के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो दोनों के पास 2 लोन पेयर है, मतलब 4 लोन पेयर यहाँ पर है, तो 146 किलो जूल पर मोल। और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके पास और इसके पास देखो 3 लोन पेयर हैं, 6 लोन पेयर टोटल यहाँ पर है, तो 139 किलो जूल पर मोल। आपके सामने क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखो लोन पेयर 0 था तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा आई, यहाँ लोन पेयर 2 आ गए, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो गई, यहाँ 4 आ गए और कम हो गई, और यहाँ पर देखा जाए 6 आ गए तो बहुत कम हो गई लोन एंथैल्पी। मतलब क्या है, अगर लोन पेयर आएंगे तो इनका आपस में रिपल्सन जो इंक्रीज़ होगा इसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर हो जाएंगे, बॉन्ड वीक हो जाएंगे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना पढ़ना, ये इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन अपने काम के पॉइंट्स हैं। अगले बॉन्ड पैरामीटर पर मैं आना चाहूँगा बॉन्ड लेंथ पर। बॉन्ड लेंथ देखो कुछ अलग नहीं है, बॉन्ड लेंथ में बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ का सिंपल मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, मान लो कि ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो अगर मान लो कि ये ए का रेडियस है, ये बी वाले का रेडियस है, तो इन दोनों रेडियस को अगर हम प्लस करें तो भी अपने को बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। या इनके और इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को अगर हम मेज़र कर लें, जो हमने डी से मेंशन किया है, यह भी देखा जाए हमारे लिए बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। मतलब इसको भी हम बॉन्ड लेंथ का नाम दे सकते हैं। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, बॉन्ड लेंथ में बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की एवरेज डिस्टेंस हमारे सामने है, डी से जो मेंशन की गई है, ये बॉन्ड लेंथ है। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझना और इस सिंपल डेफिनेशन को याद रखना। इसमें देखा जाए कुछ सिंपल चीज़ें दी गई हैं। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम्स। ये हमारे लिए काम का पॉइंट है। जैसे जैसे एटम की साइज़ इंक्रीज़ होगी तो जो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड रहेगा उसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती चली जाएगी। मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम एंट्री करें तो उस केस में बॉन्ड लेंथ जो आएगी वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि एटम की साइज़ इंक्रीज़ करेगी। तो ये भी आपके दिमाग में ज़रूर रखने की ज़रूरत है। इसके आगे की तरफ मैं थोड़ा बढ़ना चाहूँगा, मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ रही होगी। अब जैसे मान लो कि अगर हम फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड की बात करें, या क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में करें, या ब्रोमीन के बीच में करें, या आयोडीन और आयोडीन के बीच में करें, तो आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम लोग टॉप टू बॉटम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में चल रहे हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम पर्टिकुलर ग्रुप में चल रहे हैं तो पर्टिकुलर ग्रुप में देखो एटम की साइज़ टॉप टू बॉटम ये 17 ग्रुप है, हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं सबके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगी क्योंकि यहाँ एटम की साइज़ सबसे ज़्यादा है और यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी। एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मैं कि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी अगर दूसरा कोई फैक्टर इस पर वर्क नहीं करेगा तो। इसका आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अगला देखा जाए केस हमारे सामने, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या रहा, अगर जैसे मान लो कार्बन के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड ले लें, या कार्बन के बीच में देखिए अगर हम डबल बॉन्ड बना दें, या कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड बना दें,
तो कैसे दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, तो सबसे ज़्यादा जो लेंथ आएगी सिंगल में आएगी, मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ देखो ज़्यादा आएगी, और सबसे कम जो लेंथ आएगी वो ट्रिपल में आएगी। तो वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं हम कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब क्या है कि सिंगल डबल ट्रिपल, बॉन्ड यहाँ सिंगल है, सबसे ज़्यादा लेंथ का होगा, तो डबल बॉन्ड की लेंथ उससे कम आएगी, ट्रिपल की सबसे कम आएगी। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत स्पेशली अपने लिए है। एक अगला पैरामीटर छोटा सा लेना चाहेंगे, बड़े काम का है, बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। मतलब जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं, एक पर्टिकुलर शेप ऑप्ट करते हैं। आगे हम इससे रिलेटेड काफ़ी थियरी को भी डिस्कस करेंगे कि शेप क्या बनेगी, कैसे बनेगी, सब डिस्कशन आप लोगों के सामने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किया जाएगा। लेकिन अभी तो आप प्रेजेंट टाइम में ये ध्यान रखिए कि जो ऑर्बिटल्स जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो एंगल डेवलप होगा उसी को हम बॉन्ड एंगल का नाम देंगे। क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, द एंगल बिटवीन द लाइन्स representing the directions of the bond, that is the orbitals containing the bonding electron is called bond angle। जैसे देखिए CH4 है, अब CH4 की जो शेप आती है टेट्राहेड्रल आती है, तो यहाँ पर जो ये लेंथ बन के आएगी देखो H, C और H, यानी ये जो ऑर्बिटल है और ये जो बॉन्डिंग वाला बॉन्ड वाला ऑर्बिटल है और यहाँ पर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लेंथ आएगी 109.5 डिग्री की आएगी। आपको पहले से भी पता होगा कि जितनी भी ये लेंथ सब 109.5 डिग्री की ही बनती हैं CH4 में। अगर आप अमोनिया में आ जाओ CH4, तो ये देखो पिरामिडल शेप ऑप्ट करेगी और यहाँ पर जो H, N और H, यानी इस बॉन्ड वाले ऑर्बिटल और इस बॉन्ड वाले ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल आएगी 107 डिग्री का आएगा। H2O में अगर हम आना चाहेंगे तो ऑक्सीजन देखा जाए H और दो लोन पेयर आ गए, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आएगा देखा जाए 104.5 का आएगा। BF3 में अगर देखा जाए तो पूरी एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप ऑप्ट करेगी और 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये जो सिचुएशन हमारे सामने है कि जो ऑर्बिटल्स जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो एंगल डेवलप होगा उसी को हम बॉन्ड एंगल का नाम दे देंगे। एक छोटा सा पैरामीटर और भी है हमारे सामने, भी डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सिंपल सा है, जब कभी भी लुईस स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का, तो उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों एटम के बीच में बनते हैं उसी को हम बॉन्ड ऑर्डर का नाम देते हैं। इन लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे देखिए हाइड्रोजन में अब H और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो स्पेशली आएगा ये 1 आएगा। यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, कोई बात नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो 1 आ रहा है। O2 के बीच में देखा जाए O और O के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। N2 की बात अगर करना चाहेंगे देखो N और N ट्रिपल बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा। CO के बीच में देखा जाए स्ट्रक्चर में पहले बता चुका हूँ कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कार्बन को और मिलेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा। तो कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो बॉन्ड ऑर्डर को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है आपको आना चाहिए। एक चीज़ और समझाना चाहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस होगा। अभी तो आप बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो सिंपली समझिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम के बीच में जो बन रहे हैं उसी नंबर को हम बॉन्ड ऑर्डर का नाम देंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना सा कवर करना चाहूँगा, इसके अगले वाले वीडियो में अगला टॉपिक कवर होगा। आप लोग थोड़ा इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी टॉपिक हमारे लिए बेकार नहीं है। इसका यूज़ हमें केमिस्ट्री में कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझना। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से हर टॉपिक को आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए। थैंक यू।